नमस्कार। कैसे हो भावी अध्यापकों। आप ये वैसे मोटिवेशन चैनल बनाया था अलग से, तो आपके लिए भी डाल देते कि मोटिवेशन रोज वहां तो एजुकेशन होता है। इस वजह से देखो, रीट की भर्ती की घोषणा हुई तो सब एक ही चीज सर्च मार रहे हो, रीट के बारे में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी बुकें पढ़ें, ये वो। तो शेड्यूल भी देखा होगा, बहुत से लोग शेड्यूल भी बताते हैं आपको इतने घंटे पढ़ना, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। तो मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, सारी आपके जचे तो फॉलो करो। फॉलो करने वाली तो इसमें कोई बात है ही नहीं। लेकिन पहली बात तो यह कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एक जैसा सेटअप नहीं हो सकता। भी सबको बता रहे हो इतने घंटे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सबके लिए थोड़ी हो सकता है ये रूल। क्योंकि स्टूडेंट ही जब अलग अलग प्रकार के हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने रूल फॉलो भी अलग अलग करने हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट बराबर नहीं हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा चूक गए थे पिछली भर्ती के अंदर। अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो परेशान कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। पहला काम तो ये है ही है। अब मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूं। आपके पसंद आए अच्छी बात है, पसंद आए ही आएगा, क्योंकि फॉलो एक अलग प्रकार का है ये। देखिए, जो रीट की भर्ती आ गई सबको पता है। पहली बात कि एग्जाम होगी 25 अप्रैल को, माइंड में बिठा लो। किसी प्रकार का कोई भी वीडियो नहीं देखना है कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, 25 को ये है वो है, इन चीजों से ऊपर उठो। वैसे भी ऊपर उठे हुए क्योंकि सभी अध्यापक है, मैं जानता हूं। कितना समय बचा है? मात्र 4 माह बचे हैं। यानी आज से लेके यहां तक 4 माह बचे हैं। इस 4 माह में आप जो कुछ भी कर सकते हो सिर्फ इतना ही है। ये टाइम आप बहस करके भी गुजार सकते हो। बहस करते हैं ना, फलानियों ऐप बढ़िया है, फलानियों मास्टर बढ़िया है, बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है। लड़कियों में ये नहीं होती, लड़कियों में और बातें होती है। हाँ, फिर बुरा मान जाएगी लड़कियां, अध्यापिकाएं बुरा मान जाएगी। हाँ, तो आपको इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठो। डीपी के टाइम मुझे पता है कि सब पढ़े, प्यार व्यार के लफड़े में तो कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि प्यार व्यार से भी ऊपर उठ चुके हैं, ये बीएड कर चुके हैं, इन्हें पता है इन बातों में कुछ नहीं रखा। तो इन चीजों से देखा होगा क्या होता है। पटवार पुलिस वाले बड़े एक्टिव रहते हैं क्लास में, एनी टाइम रोनो मचानो। और जो क्लास होती थी ना सेकंड ग्रेड रीट वालों की, एक जगह बैठा रहता, दुखी आत्मा होती थी, बैठा रहता, कोई रोड़ो रब्बो नहीं। जरूरत हुई तो ही बारह गए नित्य क्रिया करने, बाकी कोई मतलब नहीं है, एकदम शांति। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आती थी, अण छेड़ दियो, इन छेड़ दियो, बिन छेड़ दियो, ये शिकायतें पुलिस पटा। तो इन चीजों से तो आप ऊपर उठ चुके हो, ये भी पता है। लेकिन फिर भी कुछ आगे हुए, उड़ता तीर लेने का आदत हुए कुछ है अब भी, जो क्या करेंगे, बिना मतलब टाइम खराब करेंगे, स्टेटस बदलेंगे। क्या स्टेटस बदल रहे हो? स्टेटस एक ही रखना है, 4 महीने बाद जब नौकरी लगो वो स्टेटस होगा आपका टीचर। वो स्टेटस है, ना कि अभी आप लगा रहे हो वो कोई स्टेटस है आपका। कोई स्टेटस फिर स्टेटस लगाओगे, उसे चेक करोगे बार बार। डीपी बदलो, रोज तुम लोग अपनी डीपी बदलते हो, क्या है ऐसा डीपी में तुम्हारे? एक पढ़ी उससे। तो ये चीजें भी आपका टाइम खराब करती है। इन चीजों से भी थोड़ा सा ऊपर उठना है। अब देखो, इस रीट के अंदर आराम से समझो इस चीज को, क्योंकि तीन प्रकार के स्टूडेंट भाग लेंगे इसमें। वो स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो है कौन से? जिन्होंने अभी अभी बीएड की है या अभी सेकेंड ईयर फाइनल के अंदर है, वो इसके अंदर एंट्री लेंगे। एक प्रकार ये है। फिर एक तीसरा प्रकार के स्टूडेंट है। तीसरे प्रकार के स्टूडेंट वो भाग लेंगे जो कौन से हैं? जो पिछली बार 5 या 10 नंबरों से रह गई थी। और एक बीच की कैटेगरी भी भाग लेगी जो पिछली बार 5 या 10% से रह गई थी। क्या तीनों के लिए एक ही रूल फॉलो होगा? क्या तीनों को एक ही समय सारणी बताई जाएगी? क्या तीनों को किताबें पढ़ने का तरीका एक ही बताया जाएगा? कैसे बताया जाएगा? स्टूडेंट ही 3 प्रकार के हैं लगभग। टोटल अगर माने रीट में मान लेते हैं हम कि 10 लाख स्टूडेंट है, 10 लाख में से 3 लाख तो एकदम निष्क्रिय, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने बीएड कर ली। जैसे मृत्यु के बाद में 12 करते हैं एक प्रोसेस के तहत, तो उन्होंने कर ली कि बीए के बाद बीएड होती होगी, तो उन्हें तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। बाकी बच्चे हैं उनकी प्रोसेस है ये। यानी 3 प्रकार के स्टूडेंट भाग ले। अब आपको पता है कि आप इस प्रकार में हो या इस प्रकार में हो या फिर इस प्रकार के अंदर, वो आपको पता है कि बहुत सारे पहली बार जो भाग ले रहे हैं उनको क्या करना है, इनको क्या करना है और इनको क्या करना है। आराम से समझो। देखो, अब आप जान गए कि मैं इस प्रकार में हूं गुरुजी, कि मैं पिछली बार। अब ये वो लोग हैं जो मैं मान के चलता हूं
कि अब की बार मास्टर जी बन जाएगा। कब नहीं बनेंगे? अगर इन्हें ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस अगर हो गया, इन्हें अहंकार हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको अहंकार, क्यों? क्योंकि ये पिछली बार अगर 5 या 10 नंबरों से अगर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पिछली बार रिजल्ट आया तब रोए होंगे। ये वो लोग हैं जो पिछली बार जब रिजल्ट आया तब उनको नींद नहीं आई होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया होगा जब पिछली बार रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि ये एकदम नजदीक जाके रुके हैं। और जो नजदीक जाके 10-15% से रह जाए उसके कोई अफसोस नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों के बहुत अफसोस हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मानते हैं कि ये अगर अपनी एनर्जी रखी, मास्टर एक ऐसी नौकरी है, पुलिस पटवार सब में जल्दी लग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है, बाढ़ उड़ जाते हैं, यहां से ऐसे सफेद हो जाते हैं, उसके बाद लगते हैं, इन्हें कोई खुशी नहीं होगी। ये जाहिर सी बात है। मास्टर लगता है आदमी 30-35 पे ये हो गए होंगे तो इन्हें कोई ज्यादा खुशी नहीं होती, बस ठीक है लाग गया, ठीक है ये है। लेकिन फिर भी ये लोग अपना कॉन्फिडेंस डाउन न करें। आप पिछली बार 5-10 नंबरों से रहे हो, अब की बार आपका होगा, बस आप थोड़ा सा काम कर लो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये जो कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना है। जो इनको रूल बता रहे हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होते भैया। आप एकदम 10 कबड्डी मोए करें, थोड़ा सा ही बचेड़ा उठे और अब की बार आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रखो, लेकिन अहंकार न रखो कि मुझे सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं पढ़ूं के, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। के पढ़ो यार, ओ आवे वो आवे ओ आवे, ये अहंकार नहीं लाना है। वापस पढ़ना तो आपको है, निराश नहीं होना है। आपका आपकी बार सिलेक्शन कंफर्म है, मिठाई लेके आप आ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा 4 महीने जो है, अगर 4 महीने तुम तीनों को ही योगी बनना होगा, तीनों प्रकार के लोगों को बनना तो योगी ही पड़ेगा। योगी का अर्थ होता है कि वो सारी दुनियादारी से दूर हो जाता है। योगी का मतलब ये होता है कि वो खाना पीना भी एक सीमित लिमिट में करेगा। योगी बनने का मतलब भी यही है कि वो कम सोएगा, यानी 6 या 7 घंटे जो पर्याप्त होता है। हे पारत, योगी बनो योगी। तो इन 4 महीने में जो योगी जीवन जिएगा वो तो ता उम्र खुश रहेगा। और इन 4 महीने में जो खुशी से जीवन जिएगा, जैसे पहले की पीछे की लाइफ है वैसी की वैसी रखी, तो उन्हें कोई बात नहीं, रीट आगे भी आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे भी रीट आती रहेगी, भर्तियां आगे भी आती रहेगी। कुछ लोग कहते हैं ना तारीख तो पीछे भी आई थी, तो बेटा रीट भी पीछे हुई थी, अगर पता हो तो 2-3 बार हो भी चुकी है। आरटेट मान लो चाहे रीट मान लो, हो चुकी है। तो इनको करना क्या है, इनको सब कुछ आता है, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि ये रहे कितने हैं, 5 नंबर 10 नंबर। तो मैं तो मानता हूं कि इनको आता तो सब कुछ है। कई बार क्या होता है, हम पुरानी किताबें बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, तो कई बार नई गाइड लाए तो उसमें थोड़ी रुचि हो जाती है। तो आप कर सकते हो कि आपके पास पुरानी किताबें सब रट ली, तो कोई नई अगर लाके रहो रुचि पैदा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कौन से? ये तीसरी कैटेगरी वाले जो 5 या 10 नंबरों से चूक गए थे। आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं आपको क्या ज्ञान दूं यार, तुम लोग सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे, आपको क्या ज्ञान दूं? आपको ज्ञान कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप मास्टर हो। किस्मतों की बात होती है कि आप एकदम नजदीक जाके रुके हो। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की, एक्सरसाइज की। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, यानी हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि खाएं कहां से। तो एक्सरसाइज का मतलब तुम इतने मॉडल पेपर निकालो कि बाजार में एक भी मॉडल पेपर ना बचे रीट के नाम का, जो भी आए वो निकालो। सबसे ज्यादा आप एक्सरसाइज करो, जितना हो सकते हैं उतना एक्सरसाइज करो। आपके जो नोट्स है वो नोट्स आराम से पढ़ते रहो, बस एक्सरसाइज सबसे ज्यादा अगर एक्सरसाइज करनी है तो वो आपको करनी है किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक्सरसाइज। बुक की बात है, आपके पास जो भी बुक है, लेकिन फिर भी आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे? क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका ये पार्ट कमजोर है, क्योंकि आप तो नजदीक जाके रहे हो ही नहीं सकता कि आपका कोई पार्ट कमजोर हो। लेकिन फिर भी अगर आपने पिछली बार तैयारी की है तो बहुत सी चीजें हम भूल जाते हैं। कौन कौन सी? जैसे सबसे ज्यादा अगर आपको पढ़नी है तो शिक्षण विधियां पढ़नी है और साइको, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कभी सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। रीट वालों को सबसे ज्यादा परेशान करती है तो साइको और शिक्षण विधि। साइको के ऐसे 4-4 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड की साइको इजी आती है, फर्स्ट ग्रेड की इजी आती है, लेकिन रीट की नहीं आती। ऐसे आती हैं कि पहली लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन में जाए तो ये समझ में नहीं आता कि पहली लाइन में पूछा क्या है। वो रीट की साइकोलॉजी, क्योंकि सीधे कोई नहीं पूछता, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तथ्यात्मक कॉन्सेप्ट
इसलिए आपका जरूरी है कि आप रीट और शिक्षण विधियों का थोड़ा अच्छा अभ्यास करें, और अभ्यास भी कौन सा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालें। बाकी आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप ये करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आप चूक गए हो, बाकी आप अच्छे खिलाड़ी हो तो आपको तो बाहर ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप में से लगभग बच्चों का होना ही है सिलेक्शन। अब क्या करें, कैटेगरी 2 और बच गई। ये पढ़े भी हैं, अच्छा अध्ययन किया इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दूर रह गई। इनको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्हें भी आता है सब कुछ, इन्हें भी सब कुछ आता है, लेकिन इनका कोई ना कोई पार्ट कमजोर जरूर है, तभी तो ये इतना पीछे रह गई। आपका काम ये है, आप आराम से जिस हिसाब से पिछले बार पढ़े थे पढ़ते रहो। आपका पार्ट जो कमजोर है उस पार्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक्सरसाइज आपको भी करनी है, आपको भी करनी है, अभी से लग जाना चाहिए। कौन सी? ऑब्जेक्टिव की, मॉडल पेपरों की एक्सरसाइज आप दोनों को ही करनी है। ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन मॉडल पेपर लाके अभ्यास ज्यादा करें। हाँ, ऑनलाइन हम देते हैं, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूं कि ऑफलाइन करके थोड़ा सा ज्यादा करें, क्योंकि आप समझदार हो, हर चीज को समझते हो। तो सबसे इसको क्या करना है, जो पार्ट कमजोर है उस पर आपको अच्छा ध्यान देना है। मुझे लग रहा है आपका पार्ट जैसे कमजोर होगा, सिलेबस बताऊंगा उसके बाद बता दूंगा आपका। मुझे पता है साइको हर किसी की कमजोरी होती है, रीट की, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की इजी सबको आता है, लेकिन रीट की होती है। साइको अच्छा पढ़ना है, शिक्षण विधियां भी आपको अच्छी पढ़नी है, और आपका जो भी है, लेकिन आप अभ्यास अच्छा करो। अपना सब्जेक्ट जो कमजोर है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आप ज्यादा दूरी पर नहीं रहे हो। ठीक है, इतनी बात। स्मार्ट स्टडी क्या होती है वो थोड़ी सी देर में मैं बताता हूं। तो इन दोनों को तो लगभग बराबर की टक्कर है। हम अभी अभी आए हैं, ताजा ही आए हैं, एकदम फ्रेश है। ये वो लोग हैं जिनमें से 10% तो रोल नंबर ही गलत भर के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार ही आए हैं बेचारा, पहली बार ही आए, ज्यादा नॉलेज को ना ओई कौन पतो कि सिलेबस में के है, किया पढ़ांगा, के करांगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई कोचिंग भी नहीं ली अभी तक, और अब कोचिंग ये लेने का मुझे नहीं लगता कि सरकार मौका देगी, अप्रैल तक हुई तो इनके तो बड़ी समस्या आ रही है। अब देखते हैं कि इनकी समस्या का क्या समाधान होगा। देखिए, अब मैं एक बार आपको रीट का सिलेबस बताता हूं, नॉर्मल बता रहा हूं, ऊपरी ऊपरी। देखिए, 2 भाषाएं आएगी, मैं मान लेता हूं कि एक हिंदी है और एक संस्कृत ले लेता हूं, क्योंकि लगभग बच्चे संस्कृत लेते हैं। ठीक है, कितने? 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। फिर आपकी बाल मनोविज्ञान जो भी साइको लिख देता हूं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 30। और फिर जैसे मान लो कोई एसएस का है या फिर साइंस का है, जिसका भी है उसके कितने हैं? 60। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150। पहला काम क्या करना है? ये काम तीनों को ही करना है। आपका जो भी सिलेबस है आपके सामने होना चाहिए। नंबर 1 बात बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, आप हमेशा कुर्सी पे बैठ के, आपके सामने मेज और कुर्सी हो तो उससे अच्छी पढ़ाई कोई नहीं है। लेट के कभी सो के पढ़ा नहीं जाता है, सो के सोया ही जाता है। ऊंट की तरह सोएगा और सो के पढ़ा होना कद्दी याद को नहीं, क्योंकि रीट का सिलेबस ही ऐसा है कि आप सो के पढ़े। हिंदी में अभ्यास चाहिए, संस्कृत में अभ्यास चाहिए, अगर आप साइंस के हो तो मैथ में अभ्यास चाहिए, तो आप सो के पढ़ कैसे रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आया। सो के क्या होता है, अगर थकावट आ गई, थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर थकावट आ गई तो उसको रिवीजन करते समय थे बेड के ऊपर पढ़ सको, टांगड़ा ऊंचा नीचा कर सको। लेकिन इस सो के आप, यानी आपके सामने सिलेबस टंगा होना चाहिए चारों। आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा? इसका आपको फायदा जब मिलेगा तब होगा। आप करो, मेरे कहने पे एक बार कर लेना, सिलेबस एक बार चिपका लेना। आपका जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो एक बार चिपका लेना, आप जहां बैठ के पढ़ाई करो। बस इतना सा कहना मान लो, था सोगल आ गई। ठीक है, इतो काम करिए, इसका आपको अनुभव आपको पता चलेगा लास्ट महीने की, हाँ इस सिलेबस से मुझे क्या फायदा हो, जो मेरे सामने हमेशा रहता था। पढ़ते समय भले तीनों ही हो, तीनों के लिए ये रूल लागू होगा, पढ़ते समय आपके पेन हमेशा ही पास में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना पेन ही पढ़ रहे हो, भले आप किताब पढ़ रहे हो, नोट्स नए बना रहे हो, तो भी आपके पास पेन होना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले आप कहां हो, क्या पढ़े। यानी पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। और जो व्यक्ति लिख लिख के पढ़ता है उसे यह पता, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक पढ़ रहे हो तो एक बार दिमाग ऐसा कहेगा कि तेरी याद ही नहीं हो रहा। तो अगर लिख लिख के पढ़ते हो, लिखना कैसे है? रफली नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं वीडियो डाल रखा है, देख लेना, उस चैनल पे है। लेकिन लिखते में कैसे पढ़ना है? रफली काम की चीजें एक किताब के अंदर, काम की चीजें एक पेज के अंदर मुश्किल से
50 लाइन है तो उसमें काम की लाइनें होती है 15 ही, बाकी सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। भले किसी की पढ़ो, जैसे हम महाराणा प्रताप को पढ़ रहे हो, बाकी सारे कनेक्टिंग वर्ड है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, ये कनेक्टिंग वर्ड है, यहां काम का वर्ड उदय सिंह है। तो फिर कैसे बनाना, हेडिंग डाली। अगर आप रफली कर रहे हो, नोट्स बनाना है तो अलग है। मान लो आप रफली कर रहे हो, रफली में आपको क्या लिखना है, सिर्फ उदय सिंह लिखना है, रफली चल रहा है, ऐसे ही पढ़ना है। अब के बाद उदय सिंह लिख दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 से कुंभलगढ़ दुर्ग में। या काम की बात कौन सी, बाकी सब कनेक्टिंग वर्ड है, काम की बात है 9 मई 1540 कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में 1572 में हो। काम का वर्ड कौन सा है, गोगुंदा 1572। मान लो आपने सारे चैप्टर लिख लिए, आपने ये वर्ड छोटे 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 एक पेज के अंदर लिख लिए। अब इसको रिपीट कैसे मारना है ये समझो। उदय सिंह ये क्या था, महाराणा प्रताप के पिता, क्योंकि आपने सिर्फ उदय सिंह लिख रखा है। 9 मई 1540 में क्यों, महाराणा प्रताप को जन्म। कुंभलगढ़ क्यों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। गोगुंदा में क्या चीज ही, यानी ये है रिपीट मारने का, ना कि आप पूरी किताब को रिपीट मारोगे। यानी बाकी कनेक्टिंग वर्ड है उनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो इस तरीके से साइड में लिखते हुए पढ़े, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। रिपीट मारे तो वापस उस किताब को रिपीट नहीं मारना है। भले आप नोट्स पढ़ रहे तो भी यही फॉर्मूला काम में लेना है, आपका टाइम बचत बहुत ज्यादा होगा। ये तीनों को ही अपनाना है, ठीक है। ये सिलेबस मैंने बताया। अब स्मार्ट स्टडी, ये स्टडी सिर्फ इन दो पे लागू है। अगर कोई ये चाहता है, ये तीसरा, कि मैं भी अच्छा स्कोर कर लूं, कौन सी जो पहली बार शामिल हुए कि गुरुजी मैं ही थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहूं तो मैं क्या पढ़ूं कि मेरे 4 महीना में बहुत अच्छा स्कोर कवर हो जाए। देखो क्या करना है, हिंदी के 30 में से 15 नंबर की शिक्षण विधि है, दूसरी भाषा की 15 नंबर की शिक्षण विधियां, और इनमें भी शिक्षण विधियां हैं। यानी अगर मान लो आप संस्कृत नहीं पढ़ते पूरी की पूरी, मान लेते हैं एक बार, लेकिन फिर भी आप शिक्षण विधियां कवर कर लेते हो, तो भी आपके आधे नंबर तो आ गए। करना क्या है आपको, शिक्षण विधियों की अलग से एक किताब बनाओ, नोट्स बनाओ। क्यों, क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सबकी सेम है, सिर्फ नाम और भाषा बदलती है। 70% शिक्षण विधियां सेम है। शिक्षण विधियों पे अगर आप कवर करते हो अच्छी तरीके से, तो भी आप पास मार्किंग कर सकते हो अच्छी तरीके से। क्यों, क्योंकि बाकी कुछ तो मैटर आता होगा। ये इन दोनों को तो अच्छी तरीके से, और ये पहली बार में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि शिक्षण विधियों को अच्छी तरीके से एक नोट से एक किताब में बनाओ, क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सेम है जिनका अभ्यास पे डिपेंड है। हिंदी मुझे पता है ग्रामर लगभग कर दोगे, 15 नंबर की ग्रामर में 10 नंबर आप करके आ जाओगे, लेकिन शिक्षण विधि में 15 में से नहीं कर पाओगे अगर आपने अच्छा अध्ययन नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत अहम रोल है। तो इन दोनों के लिए जरूरी है, तीनों के लिए जरूरी है शिक्षण विधियां पे अच्छा अध्ययन करें, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट लेके बैठती है शिक्षण विधियां। यानी बहुत कुछ कर सकते हो आप इतनी चीजें पढ़ के भी। अब ग्रामर वगैरह का कितना अभ्यास, कितना ही करते रहो, अभ्यास करना है उसमें, ठीक है। बात की मी समझ में आएगी। चलो देखो क्या क्या बताया मैंने। इनको अभ्यास की जरूरत है, एक सब्जेक्ट कमजोर है उसको मजबूत करने की जरूरत है, या 2 सब्जेक्ट, इनको अभ्यास की ही जरूरत है। सब्जेक्ट इनके सारे मजबूत है, सिर्फ उनको रिपीट मारना है। इन दोनों को, शिक्षण विधि और साइको, बहुत मजबूत करनी है अगर आगे निकलना है। क्यों, क्योंकि जो बंदा नया आएगा वो 4 महीने में साइको को जब तक समझेगा उतने में एग्जाम आ जाएगी। और ये वो लोग हैं जो उनसे आगे है वो आगे रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगली रीट की भर्ती में ये इस लाइन में आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, किस्मत का कुछ पता नहीं चलता, इनमें से भी होंगे। ऊपर वाले पे डिपेंड है, लाइन लगी हुई है। और मैं भी पीछे ही पीछे खड़ा था, ऊपर वाले ने कहा कि पीछे मुड़, तो मैं आगे आ गया। तो ऊपर वाले पे डिपेंड है। कई बार जो पीछे खड़ा है ऊपर वाले ने बोल दिया तो वो भी आगे आ सकता है। तो इनको भी गहन अध्ययन की जरूरत है। इनके बराबर आने के लिए इसको दिन रात एक करने की जरूरत है, ना कि 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, इतने से काम नहीं चलेगा। इनको सारे, अब बात आई कोचिंग, इनको कोचिंग की जरूरत है, लेकिन अब नहीं खुल रही वो बात अलग है। लेकिन क्यों, क्योंकि पुलिस में कोचिंग की जरूरत नहीं इतनी। क्यों, क्योंकि जीके रट सकता है, यहां भाषाएं लग रही है, साइको लग रही है। कोचिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो भी आपने ले रखा है, किसी यूट्यूब से ले रखा है, यूट्यूब से अध्ययन करते हो तो भी अच्छी बात है, आप कहीं से भी कर रहे हो। लेकिन गुरु की आवश्यकता जरूर है इन लोगों को। इनको किसी गुरुजी की आवश्यकता नहीं है,
इनको भी किसी गुरुजी की आवश्यकता नहीं है। ना इन्हें यूट्यूब पे टाइम खराब करने की जरूरत है, ना किसी ऑनलाइन ऐप में खराब करने की जरूरत है। हाँ, कोई पार्ट कमजोर है उसके लिए आपने ले सकते हो कि हाँ गुरुजी थोड़ा पार्ट कमजोर है, खातर साइको खातर लियो, हिंदी खातर लियो, शिक्षण विद्या, वो एक अलग बात है। लेकिन जरूरत नहीं है इन लोगों को। इनको जरूरत है सिर्फ एक्सरसाइज और अपने सब्जेक्ट को वापस मजबूत बनाने की। इनके लिए सारी चीजें ही लागू होती है, क्योंकि ये पहली बार इन्होंने प्रवेश किया है। अब प्रवेश किया है तो भाई नई चीजों के लिए गुरु की आवश्यकता, क्योंकि आपकी भाषाएं लगती है जिसे आप घर पे पढ़ना मुश्किल काम है। घर पे आप खुद समझ के करोगे, एक गुरुजी समझाएंगे, उसमें समय की बचत होती है और कुछ नहीं। तो इनके लिए जरूर। अब क्या होता है, आप अभी देखना, आप पता नहीं आईएएस का रिजल्ट आता है, एक बंदे को प्रेजेंट किया जाएगा, हिंदी माध्यम से भी इसने किया आईएएस क्लियर, एक आधो वह कोई भी भयंकर तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। फिर एक थारा सामने प्रेजेंट करी जाएगा, ये देखिए इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे और ये आईएएस बन गई, जबकि आईएएस वगैरह के बच्चे आईएएस बनते हैं। कोई एक आधा उदाहरण मिल जाता है जिसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। सिलेक्शन सबसे ज्यादा किनका होगा, ज्यादा सिलेक्शन होने के चांस है इस थर्ड कैटेगरी की। ये कोचिंग करेंगे ही नहीं, भले कोचिंग खुल जाओ, ये नहीं करेंगे। अब सिलेक्शन सबसे ज्यादा इनका होगा तो इनकी पोस्टें देखोगे, देखिए बिना कोचिंग की इन्होंने पार। ये भूल जाते हैं कि इन्होंने भी कभी कोचिंग तो की थी, कभी ना कभी गुरु का। लेकिन आदमी एहसान फरामोश होता है हमेशा, श्रेय अपने आप ही लेता है, किसी को देता नहीं है। तो ये सिलेक्शन इनका ज्यादा, बोल देखिए बिना किसी कोचिंग आपको पोस्टें मिलेगी फेसबुक पर वगैरह ऐसी। लेकिन वो लोग जो होते हैं ना, वो कभी ना कहीं कोचिंग में भटके खाए हुए होते हैं। मैं कोचिंग का पक्ष नहीं ले रहा, अब ये मत समझना कोचिंग तो खुली हुई नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी की पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन रीट एक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी गुरु की आवश्यकता है। कोई स्थानीय गुरुजी या कोई यूट्यूब, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल भाषाओं के बने हुए हैं, आपको थोड़े से वो कंसेप्ट समझ लो बस। इनको जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है। इनको जरूरत पूरा पूरा 4 महीने पढ़ने की है और कोई काम नहीं है आपको। आपको मॉडल पेपर कब निकालने, आपको बस शेड्यूल बनाओ, मार्च तक का आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। साथ साथ कैसे निकालना है, जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के आज तक के आए हुए क्वेश्चनों की एक बुक रखो, बहुत सारी बुकें आती है, उससे करो कि कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार की क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बुक बताए, और इनको तो बता दिया कि इनको तो अभ्यास की जरूरत ज्यादा है, और आपकी पुरानी जो भी आपके पास गाइड नोट्स वगैरह वो पढ़ते रहो बस। इनके लिए अप्रैल पूरा का पूरा आपको मॉडल पेपरों को देना है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। अब आप सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करो एक बार बढ़िया तरीके से, और टाइम मिले तो ऑब्जेक्टिव भी साथ में निकालते रहो। अब बात आती है बुक्स कौन सी लाएं। अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात, आप कितने भी यूट्यूब चैनल देख लेना, रीट के लिए बेहतरीन बुकें। अब टीचर पे डिपेंड करता है, एक तो तटस्थ नीति से काम करने वाला टीचर सीधी कहेगा एनसीईआरटी के लिए आओ, आरबीएससी के लिए आओ, कोई आपके पास एक गाइड है वो लियो बस। और आप जितने भी है सब टीचर लगभग तटस्थ नीति से काम करते हैं, वो इतना ही बोलेंगे। अब कुछ थोड़ा बहुत अपनी कोई किताब वगैरह या कोई मित्र की किताब वो बता देते हैं, बाकी सीधी सी बात यह है, ठीक है एनसीईआरटी लियो, आरबीएससी, एक गाइड लियो, कोई एक गाइड लियो। गाइड जरूरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए, एक गाइड लियो, क्योंकि हर टॉपिक एनसीईआरटी आरबीएससी में नहीं है, कुछ टॉपिक आपको गाइड से। एक गाइड लियो, एनसीईआरटी आरबीएससी पढ़ सकते हो तो वो भी ले आओ, आरबीएससी बहुत अच्छी, क्योंकि राजस्थान रीट की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बाकी थोड़ी सी स्पेशल पढ़ना कोशिश करना, साइको की बुक स्पेशल लेके आना, हिंदी की स्पेशल लेके आना, संस्कृत की स्पेशल लेके आना, स्पेशल। गाइड से मत पढ़ना, गलतियां ज्यादा होती है कई बार गाइडों के अंदर। अगर आप स्पेशल पढ़ोगे ना कि रीट की स्पेशल मन संस्कृत की दे, रीट के लिए स्पेशल साइको की दे, थोड़ा सा स्पेशल कोशिश करना कि स्पेशल पढ़ो आप, ना कि गाइड। गाइड ले जरूर आना, लेकिन पढ़ना की कोशिश करना कि स्पेशल बुक हो जिसे आप कवर कर सको, पतली सी है पढ़ लो। शिक्षण विधियों की अच्छी स्पेशल बुक लेके आना, बहुत सारे राइटरों की आती है, कोई ले आओ, कोई फर्क नहीं, किसी में एक लाइन ज्यादा, किसी में एक लाइन। भाई आपको शेड्यूल कैसा पसंद आया कि नहीं आया, हो सकता है कोई नाराज मत होना, मैंने कहे कई बार हो जाता है गुरुजी मारो को नहीं होगे, थारो भी वेगो, ये भी तो बेचारे कभी कभी ये भी तो यहां थे, और इनका भी होगा। वो डिपेंड करता है कि आप 4 महीने समय कैसे देते हो, इस आधार पे। बाकी नाराज मत होना, सभी मास्टर लोगों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, तैयारी के लग जाओ। ओके, थैंक यू।